लोगों को बहका के बुलाया उन्होंने सम्मेलन में। ऐसे नहीं उन्होंने कहा कि हम आरक्षण के विरोध में बात करेंगे, लोगों को बहका के बुलाया, सर्व समाज के नाम पर सम्मेलन किया, लेकिन बात की अपनी एक विशेष लोगों की, और उसमें संविधान के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ, दूसरे के समाज के महापुरुषों के खिलाफ अपशब्द कहना, टिप्पणी कहना, ये उन्होंने वहाँ जो शर्मनाक कार्य किया है। ये 12 फरवरी को ऐसी रैली होगी है कि ये देखेंगे कि ये संविधान बचाने वाले लोग ज़्यादा हैं, आरक्षण को बचाने वाले लोग ज़्यादा हैं, या उसके खिलाफत वाले लोग कितने लोग। ऐसे आते हैं प्रीतम लोधी जी, और उनको तमाम तरीके की बातें कहते हैं कि ठटरी से नहीं उठने दूंगा, मसल दूंगा, ये कर दूंगा, और उनका नाम है बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री साहब। तो वो कहते हैं, इस पर आपकी क्या राय, आप प्रीतम लोधी जी का साथ देंगे अगर उनको कुछ हुआ तो? नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। जैसा कि आप सभी को पता ही है, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी लगातार संघर्ष करती आपको ज़मीन पर दिखाई दे रही होगी, और इसी क्रम में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से तमाम वर्ग के लोग जुड़ते जा रहे हैं, और गुज्जर समाज से ताल्लुक़ रखने वाले रविंद्र भाटी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे और आगे क्या भविष्य होगा आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का, ये भी बातचीत करेंगे। फिलहाल सर बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहला यही सवाल है, आप गुज्जर समाज से आने वाले हैं और आज़ाद समाज पार्टी से गुज्जर समाज को किस प्रकार से आप जोड़ने का काम कर रहे हैं? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी का जन्म जो हुआ है वो आंदोलन और संघर्ष के द्वारा हुआ है, और देश के सामने एक नया राजनीतिक विकल्प आज़ाद समाज पार्टी के रूप में आज़ाद समाज पार्टी के हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने रखा है, जो संघर्षशील लोग हैं, मेहनती लोग हैं, जो कुछ करना चाहते हैं समाज के प्रति और जनता के प्रति, उनके सामने एक राजनीतिक विकल्प रखा है आज़ाद समाज पार्टी। अच्छे, ईमानदार, योग्य, संघर्षशील लोगों का इसमें स्वागत है। आप यहाँ आएँ, MP MLA बने और जनता की सेवा करें। जो धनबल की राजनीति है, जो आज पार्टियों ने जिसको धनतंत्र में बदल दिया है कि पैसे वाले ही चुनाव लड़ेंगे या MP MLA धन्ना सेठ ही बनेंगे, उसको समाप्त करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण किया गया। सर, अभी आपने एक सवाल किया कि आए यहाँ पर MP MLA बने, तो क्या रणनीति, किस रणनीति के तहत आप MP MLA लोगों को बनाएंगे? देखिए, हमने पिछले 5-7 सालों में भीम आर्मी जो हमारा सामाजिक संगठन है उसके द्वारा अपने आप को सिद्ध किया है। आज कहीं भी जुल्म ज्यादती होती है, अन्याय होता है, वहाँ पुलिस की 100 नंबर से पहले भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता पहुँचते हैं और न्याय दिलाने का काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं, जेल जाते हैं। तो जो 7 सालों में हमारी सरकार तो थी नहीं ना, जिन लोगों को लोग वोट देते हैं, जो काम उनको करना चाहिए था वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे तमाम नेता और तमाम हमारे क्रांतिकारी जो कार्यकर्ता हैं वो उस काम को बखूबी निभा रहे हैं। तो राजनीतिक ताकत, जिन सत्ता में जो लोग बैठे हैं, अयोग्य लोग बैठे हैं, जो धन के बल पर राजनीति में आए हैं, उन लोगों की जगह इन लोगों को होना चाहिए, ज़मीनी कार्यकर्ताओं को, और ज़मीनी जो संघर्ष करने वाले लोग हैं उनको एक एक समस्या का पता होता है। तो यदि लोग उन सीटों पर जाएंगे जहां पर नीतियां बनती हैं गरीबों की, शोषितों की, पिछड़ों की, जहां पर किसानों की, मजदूरों की, तो उन जगहों पर संघर्षशील लोगों के जाने की वजह से उन तमाम योजनाओं का किरवान में बिल्कुल अंतिम व्यक्ति तक पहुँचेगा और इसको समाज और देश हमारा तरक्की करेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि ये सवाल इसीलिए क्योंकि आप देश भर में घूम रहे हैं और हर एक वर्ग के व्यक्ति से मिल रहे हैं, पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपकी काफ़ी ज़्यादा पहुंच अच्छी है, तो क्या राजनीति लग रहा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी आपने खतौली का उपचुनाव देखा हो, चाहे रामपुर का चुनाव देखा हो, चाहे आपने उत्तर प्रदेश में मैनपुरी का लोकसभा का चुनाव देखा हो, तीनों जगह आज़ाद समाज पार्टी ने अपनी बहुत मजबूती से उपस्थिति दर्ज की है और 2 जगह आपको सफलता मिली है। रामपुर में भी यदि प्रशासन और सरकार तानाशाही करके अपने प्रत्याशी को नहीं जिताती तो वहाँ पे भी आज़ाद समाज पार्टी का वोट प्रत्याशी को पड़ता, गठबंधन को पड़ता, और एक नया आने वाले समय में एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होकर और पूरे देश के अंदर आज़ाद समाज पार्टी बनेगी। सर, एक सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होता है, आपने कहा खतौली में फतेह की और लोकसभा मैनपुरी में फतेह की, तो वहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ी मैदान में, तब कहीं जाके दलित समाज का वोट उधर चला गया। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के बारे में टिप्पणी करना मेरे हिसाब से तो उचित नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत सारे साथी जो सवाल करते हैं उनके लिए मैं बता दूँ, जो बहुजन समाज पार्टी एक समय सत्ता में थी और उसके बहुमत में 200 कुछ उसके विधायक आते थे, तब उसके अगली बार विधानसभा चुनाव में उसके 67 विधायक रह गए, उसके बाद 19 रह गए, आज वो 1 सीट पर सीमित हो गई। तो तब तो आज़ाद समाज पार्टी नहीं थी और तब तो आज़ाद समाज पार्टी के लोग चुनाव नहीं लड़ रहे थे।
तो कोई यदि किसी पार्टी का पतन हो रहा है, उसके अपने कारण होंगे, उनकी अपनी रणनीति होंगी, अपनी अपनी नीतियाँ होंगी, तो उस पर तो रिजल्ट ही सब कुछ बता देते हैं कि उनका वोट परसेंट किस हिसाब से गिरा है। आज़ाद समाज पार्टी जो हमारे डायनेमिक नेता हैं, जिन्होंने पिछले 3 वर्षों से ज़्यादा जेल में गुजारे हैं, अपने लिए नहीं, समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, लोगों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, उनके संघर्ष से प्रभावित होकर लोग आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं और उसी का रिजल्ट अब आने वाले समय में आपको चुनाव में देखने को मिलेगा। और हमारी राजनीतिक पार्टी एक प्रदेश ही नहीं, देश के हमारे कई, मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी है, राजस्थान में हमारी पार्टी है, हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी है, तो 22 स्टेटों में भीम आर्मी का जो संगठन है, वहाँ ही हमारी आज़ाद समाज पार्टी क्या जो राजनीतिक पार्टी का रूप ले रही है। सर फिर भी एक सवाल ये भी, यानी कि अभी हाल ही में चंद्रशेखर आज़ाद जी अखिलेश यादव जी से मिले और जयंत चौधरी से मिलते ही रहते हैं, तो क्या जो पीछे की जो कोर कमेटी है, जो आज़ाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या सलाह ली जाती है? देखो, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है जी, और हमारे नेता भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। वो जो कोर कमेटी तय करती है, जो कोर कमेटी के सर्वसम्मति से डिसीजन लिए जाते हैं, उनको ही आगे वो फॉलोअप करते हैं और उनके ही निर्णय के हिसाब से वो कहीं अपनी पार्टी की रणनीति के हिसाब से किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना हो या कोई और राजनीतिक निर्णय लेना हो, वो सब हमारी पार्टी में वो लोकतंत्र से लिए जाते हैं और बहुमत से लिए जाते हैं। अभी अखिलेश यादव जी से मुलाकात की, उन्होंने ये कहा कि ट्वीट करके कि हम पिछड़ों के साथ हैं, पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे और ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव ना हो पूरा प्रयास ये करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण ख़त्म किया। ये सिद्ध होता है कि इतनी बड़ी आबादी ओबीसी समाज की है और वो वोट देकर इनकी सरकार बनवाती है, लेकिन ये जो वो इनको वोट देता है, जो इनकी सरकार बनवाता है, सबसे ज़्यादा अधिकार भी उसी के छीनते हैं। अभी यूपी में आप देखा हो, निकाय चुनाव में इन्होंने रणनीति के तहत वहाँ पे भी तथ्य कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किए। उसका ये हुआ कि जो हमारा निकाय चुनाव था, उसका जो ओबीसी का आरक्षण वो रुक गया। तो ये नहीं चाहते कि ओबीसी के लोग नेता बने, ओबीसी के लोग मेयर बने, ओबीसी के लोग जिला पंचायत प्रधान बने। ये लोग लोकतंत्र को ख़त्म करके और आरक्षण को ख़त्म करके ये डिक्टेटरशिप करना चाहते हैं, तानाशाही करना चाहते हैं और उसे हम होने नहीं देंगे। हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जब यहाँ पर आंदोलन हुआ था मध्य प्रदेश, आपको याद हो, तो उस समय उनको एयरपोर्ट पे डिटेन कर लिया था, आंदोलन ही नहीं करने दिया गया। और एक तरफ यहाँ भोपाल में लोग, कुछ विशेष समाज के लोग मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, दूसरे समाजों पे कटापेक्ष कर रहे हैं, आरक्षण के विरोध में पंचायतें कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई रोकथाम नहीं है। हमारे नेता की तो फ्लाइट भी रद्द कर दी जाती है ताकि कोई अपनी बात ना उठा सके, अपनी आवाज़ ना उठा सके। तो ओबीसी की लड़ाई अभी ओबीसी पे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिया आज़ाद समाज पार्टी ने, जो उनका निकाय चुनाव का आरक्षण समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब तक आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी कार्यकर्ता हैं, ये हम बीजेपी की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। ओबीसी के पिछड़े भाइयों के हम साथ हैं और पिछड़े समाज से, क्योंकि मैं गुर्जर समाज से आता हूं और हम पिछड़ी जाति में हम हैं, तो हम किसी भी कीमत पे पिछड़ी जाति के अधिकारों को नहीं छीनने देंगे। सरकार चाहे कितनी ताकत लगा ले, और इतना बड़ा आंदोलन होगा कोई इन पर संभलने का नहीं है। कम शब्दों में कहें तो आप बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होने देंगे? बिना ओबीसी आरक्षण की बात नहीं है, हम आरक्षण को ख़त्म ही नहीं होने देंगे। आरक्षण का मतलब है जो हमारे वर्षों से जिन लोगों के अधिकार छीने गए हैं, जो समाज की मुख्य धारा में नहीं थे, जो समाज मूलक समानता, हमें समाज की स्थापना करनी है, जो गैर बराबरी हमें ख़त्म करनी है, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और वो हमारे बाबा साहब के संविधान में ये आरक्षण है पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, कि इनको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। तो वो तो संविधान के हिसाब से देश चलता है, इनके हिसाब से थोड़ी चलेगा। अभी ये चंद्रशेखर आज़ाद जी और अखिलेश जी की मुलाकात हुई, क्या ये राजनीतिक रूप है या सामाजिक रूप? देखिए, मुलाकात के अलग अलग मायने होते हैं। फिलहाल तो जो हमारा राजनीतिक गठबंधन आप इसे कह रहे हो, मेरे हिसाब से तो राजनीतिक गठबंधन के साथ साथ ये देश के संविधान को बचाने की, आरक्षण को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, और उसी का ये गठबंधन है। हमको इस देश के जो आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो निजीकरण के द्वारा उसे ख़त्म किया जा रहा है, सोची समझी साजिश के तहत, हमें उसके लिए मिलकर लड़ना होगा और हम समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर इन लोगों को रोकने का प्रयास करेंगे। जी सर, मध्य प्रदेश में आप लगातार मेहनत कर रहे हो, कल भी आपकी एक सभा है और कल चंद्रशेखर आज़ाद आज से एक दिन पहले यहाँ करके गए हैं, और भोपाल में 12 तारीख की क्या होगा उसके बाद? एक अभी 8 तारीख को भोपाल में आपने देखा हो
टीवी चैनलों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से एक आरक्षण के विरोध में एक पंचायत बुलाई गई और मंच के माध्यम से उसमें गुर्जर समाज के लिए भी अपशब्द बोला गया, दलित समाज के लिए भी अपशब्द और आरक्षण के खिलाफ भी। 12 फरवरी को इस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐतिहासिक जनसभा होगी और ये पूरे देश और दुनिया को पता चल जाएगा, पूरे मध्य प्रदेश को पता चल जाएगा कि आरक्षण को बचाने वाले और समर्थन में कितने लोग हैं। और ये जो कुछ लोगों को बहका के बुलाया उन्होंने सम्मेलन में, ऐसे नहीं उन्होंने कहा कि हम आरक्षण के विरोध में बात करेंगे, लोगों को बहका के बुलाया, सर्व समाज के नाम पर सम्मेलन किया, लेकिन बात की अपनी एक विशेष लोगों की और उसमें संविधान के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ, दूसरे के समाज के महापुरुषों के खिलाफ अपशब्द कहना, टिप्पणी कहना, ये उन्होंने वहाँ जो शर्मनाक कार्य किया है। ये 12 फरवरी को ऐसी रैली होगी कि ये देखेंगे कि ये संविधान बचाने वाले लोग ज़्यादा हैं, आरक्षण को बचाने वाले लोग ज़्यादा हैं या उसके खिलाफत वाले लोग कितने लोग हैं। सर एक और सवाल है, ओबीसी समाज से आते हैं प्रीतम लोधी जी, और उनको तमाम तरीके की बातें कहते हैं कि ठटरी से नहीं उठने दूंगा, मसल दूंगा, ये कर दूंगा, और उनका नाम है बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री साहब। तो वो कहते हैं, इस पर आपकी क्या राय, आप प्रीतम लोधी जी का साथ देंगे अगर उनको कुछ हुआ तो कभी? देखिए, बात प्रीतम लोधी की नहीं, हम हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो न्याय के खिलाफ, जो अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, संविधान के पक्ष में खड़ा है, आरक्षण के पक्ष में खड़ा है और जो ऐसे पाखंडवाद और अंधविश्वास के खिलाफ भी खड़ा, हर हम उस व्यक्ति के साथ हैं। जिन महाशय की आप बात कर रहे हो, बयानबाजी किस नाम से देखते हो आप? धीरेन्द्र शास्त्री जी, मुझे तो लगता है कि जिस तरह सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र में सरकार चल रही है, तो उन्होंने जो जासूसी या जो बड़े बड़े केसों को खोलने के लिए जो एजेंसियां लगा रखी हैं, CBI, रॉ, IB, उसमें इनको कोई प्रमुख पद दे देना चाहिए। ये सरकार लिटरल एंट्री के लिए मशहूर भी है, बिना किसी टेस्ट पास करे कोई प्रमुख सचिव बन सकता है, कोई IS PCS बन सकता है। तो इनको धीरेन्द्र शास्त्री जी को इसमें वो बना देना चाहिए, इनको IB प्रमुख, या वो पुलिस की और उसकी केस खोलने के लिए मदद करेंगे। वो तो पहले ही बता देते हैं कि ये जो कौन आदमी की क्या समस्या है या उसका समाधान कहाँ है। तो इतना पैसा जो सरकार खर्च करती है CBI पे, तो CBI का काम तो धीरेन्द्र शास्त्री कर देंगे, तो सरकार को उनको उसमें पद दे देना चाहिए, सारे केस वही खोल देंगे बैठे बैठे वहाँ से। सर एक और सवाल खड़ा होता है कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाते हैं लोग, वो कहते हैं छूना नहीं, अछूते ये वो, फिर भी लोग क्यों जाते हैं? आप उनको क्या सलाह देना चाहोगे? देखो, हमारा देश जो है ना, बहुत बड़ा देश है और धर्म विश्वास में ज़्यादा आस्था रखता है, रखनी भी चाहिए, लेकिन धर्म के साथ साथ अंधविश्वास और पाखंडवाद में बहुत महीन अंतर है। जो हमारे धर्म को मानने वाले लोग हैं, हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता हमें संविधान से मिलती है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है और अपने हिसाब से पूजा अर्चना कर सकता है, लेकिन उसकी आड़ में ये जो पाखंडवाद, ये जो अंधविश्वास और ये जो लोगों ने इस तरह लोगों को बहकाने के लिए वो खोल रखे हैं, उनका विरोध करना चाहिए। जो लोग वहाँ पे यदि कोई सही बात होती हो प्रवचन करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंधविश्वासों से दूर रहें। जी सर, एक अब आपने कहा अंधविश्वासों से दूर रहें, चंद्रशेखर आज़ाद जी जयंत चौधरी के साथ देखे, क्या वो उन्होंने उनकी आस्था का सम्मान रखा या अपनी विचारधारा से समझौता किया? विचारधारा एक अलग चीज़ है विशाल जी, और आस्था या किसी के मैं ये कहूँगा कि हमारे वहाँ पर सब धर्मों का सम्मान किया जाता है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, अनुयायी। तो किसी दूसरे का, बाबा साहब के संविधान भी हमें नहीं सिखाते कि हम किसी दूसरे के धर्म का अपमान करें या दूसरे के जो उनकी परंपराएं हैं उनका विरोध करें। जी, तो हमें किसी के उसमें कोई अधिकार नहीं है। संविधान में सबको इजाज़त है कि अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का, वो आर्टिकल 25-26 हमें इजाज़त देता है, वो व्यक्तिगत मामला है। तो साफ सीधी यही है कि उनकी आस्था का आपने सम्मान रखा चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, और विचारधारा आपकी वही है। जी, विचारधारा जो आपकी है वो हमारे बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा थी, हम उसको फॉलो करते हैं और उसी हिसाब से धार्मिक और राजनीतिक इन चीज़ों को बीजेपी ने मिला दिया है। इंसान धर्म के लिए नहीं था,
सारे धर्म इंसानियत के लिए, सारे धर्म मानवता के लिए, मानवता की भलाई के लिए। लेकिन जब से भारतीय जनता की पार्टी सरकार आई है, इन्होंने इंसानों को उल्टा कर दिया। इंसानों की कीमत नहीं है, इंसानों की जान की कीमत नहीं है, इन्होंने उसको इसका राजनीतिकरण कर दिया, जो नहीं होना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता अलग जगह है, राजनीतिक व्यवस्था अपनी अलग जगह है। सर फिर भी राजनीति में आप आए हुए हो, राजनीति में तमाम तरीके के ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो कि विचारधारा से भी समझौता हो जाता है उनमें कभी कभी। जैसे आपने पार्टी है वो अभी गढ़त में है, और क्या लगता है राजनीति में आए हो आप तो कभी विचारधारा से समझौता होगा आगे आने वाले समय में? हमने राजनीति में आने के साथ एक नया देश के सामने विकल्प रखा है, एक नई स्वच्छ राजनीति की शुरुआत की है, धनबल की राजनीति को ख़त्म करने का प्रयास किया है। अच्छे और योग्य लोगों को राजनीति में आगे आना चाहिए और उनको उच्च पदों पर जाकर उन नीतियों पर काम करना चाहिए जिससे हर वर्ग का भला हो, हर जो समाज का भला हो।